हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में हम बहुत सारी क्लासेस कर चुके थे। पिछली वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में हम पढ़े थे स्वरों का वर्गीकरण। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके पहले वाले क्लास में, मतलब लास्ट वाले क्लास में हम पढ़े थे जो स्वरों का वर्गीकरण, उसको बहुत ही डिटेल से आपको समझाने की कोशिश किए थे। आई होप आपके समझ में आया हो। आज इस क्लास में उसी तरह हम डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे आपको व्यंजनों का वर्गीकरण, कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनको कहाँ से उनका उच्चारण स्थान जो है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि उनका जो वर्ग है, कौन सा वर्ग किस वर्ग में आते हैं, इस सबको हम आज की इस क्लास में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास। जैसे कि हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला की आज 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखेंगे कि चीजें कैसे बताई जाती हैं, कैसे समझी जाती हैं। क्योंकि हमें हिंदी एक जो है वैज्ञानिक भाषा है। क्यों है? क्योंकि ये प्रूफ देती है, जैसे जैसे इसका निर्माण हुआ है, ये अपने निर्माण का प्रूफ देती है। इसलिए हमारी हिंदी जो है वैज्ञानिक भाषा है, मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है। हिंदी हिंदी को हम सब बोलते हैं, तो हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदी है। तो यहाँ पर जो हिंदी का हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल का पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, कि व्यंजन का जो सही सही उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, उसको ध्यान से देखना है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्लास के अंत तक बने रहना है और ध्यान से सारी चीजों को समझना है। रटना नहीं है, समझना है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेट्स देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे, तो जान जाते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे कि स्वर हम पढ़े थे, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उन्हें किसी और दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो मूल होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा ये होती है कि व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आप व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अगर हम लिखें व्यंजन का मूल रूप यही है। कैसे है? क्योंकि आधा होता है, किसके बिना? स्वर के बिना। जब स्वर आ जाता है तो व्यंजन पूरा हो जाता है। तो स्वर के व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी ही लेनी पड़ती है, ये रूल है। तो यहाँ पर देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जाए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिन वर्डों के उच्चारण में किसी और वर्ड की सहायता लेनी पड़े, उसे हम व्यंजन कहते हैं। वो और वर्ड क्या है? तो वो और वर्ड है स्वर। ठीक है, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बिना आप व्यंजन का सही उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन के उच्चारण के लिए ही हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी जाके हम व्यंजन को बोल पाते हैं, उसका उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा तो हम जान गए। अब जानते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी है। जैसे कि हम जब स्वर पढ़ रहे थे, स्वर की भी संख्या देखे थे, स्वर का वर्गीकरण किए थे, स्वर का उच्चारण स्थान देखे थे। सेम उसी प्रकार व्यंजन, क्योंकि हम जो भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी, उसमें हमें स्वर की जानकारी चाहिए। उसमें हमें जो वर्णमाला है, वर्णमाला की सही जानकारी चाहिए, तभी हम एक भाषा सीख सकते हैं। तो उसकी सबसे छोटी इकाई तो वर्ड ही होती है, ध्वनि होती है। उसी वर्ड और ध्वनियों को हम पढ़ रहे हैं। हम पहले स्वर पढ़े, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होता है और उनकी सहायता से आगे व्यंजन का निर्माण करते हैं हम। तब जब स्वर और व्यंजन के निर्माण से उच्चारण का निर्माण हो जाता है, तो हम भाषा का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम जो व्यंजन था, व्यंजन की परिभाषा जान गए। तो अब देखते हैं व्यंजन होते कितने हैं। तो आप कहेंगे व्यंजनों की संख्या होती है, टोटल कितनी होती है? तो आप कहेंगे टोटल होती है 52। व्यंजनों की संख्या होती है टोटल 52। अगर पूछेगा व्यंजनों के प्रकार कितने हैं, तो आप कहेंगे 5 प्रकार। कितने हैं? 5 प्रकार। आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना जान जाइए। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 39। कितने होते हैं? 39। और पूछेगा परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 33। तो आप देखते होंगे किसी किसी बुक में आपको 33 व्यंजन दिखेंगे, तो किसी किसी में 39। तो होते तो टोटल हिंदी वर्णमाला में 39 है, लेकिन अगर परंपरागत पूछता है तो आप कहेंगे 33। इतनी बातें आपके समझ में आ गई। तब यहाँ पर जब टोटल 52 व्यंजन है, उसको भी हम देख लेते हैं।
लेकिन यहाँ जो 5 प्रकार है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो व्यंजन के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं व्यंजन के 5 प्रकार। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। और कौन कौन से होते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बस इतना जान जाते हैं, जो व्यंजन के प्रकार थे 5 प्रकार, उनको हम जान जाते हैं, उनका नाम जान जाते हैं। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन पांचवा होता है द्विगुणी व्यंजन। क्या होता है? द्विगुणी व्यंजन। तो अगर पूछेगा आपसे परीक्षा में प्रश्न कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे 5। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुणी व्यंजन। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया हो। अब देखेंगे व्यंजनों के प्रकार। तो 5 प्रकार हम देख लिए। अब हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 39 और परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, होती है 33। इतना आप जान गए। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। जो ए वाला लिखे हैं, जो हम ए वाला नहीं, मतलब ये व्यंजन जो लिखे हैं, यही व्यंजन का मूल रूप है। कैसे लिखा जाता है व्यंजन का मूल रूप? हलंत लगाकर, क्योंकि व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। मूल रूप में जब होते हैं वो आधे होते हैं, जब उनमें स्वर का योग होता है तब वो जाके कंप्लीट होते हैं, पूरा होते हैं, तब वो जाकर के, जैसे यहाँ पर आप देखें, जैसे एक का व्यंजन का मूल रूप है। अब इसको का इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, हम कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। कब करेंगे? जब इसमें स्वर का योग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? का। अब इसका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ए व्यंजन था, ये स्वर था। तो अगर पूछेगा व्यंजन का मूल रूप, तो आप कहेंगे का के नीचे हलंत। ये व्यंजन का मूल रूप है, उसमें जब आ का योग होता है, आ मतलब स्वर का योग होता है, तब जाकर के का बनता है, तब हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। तो अगर पूछेगा परीक्षा में कि हमें स्वर की सहायता क्यों लेनी पड़ती है, स्वर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर का प्रयोग करना पड़ता है। बिना स्वर के प्रयोग से हम व्यंजन का सही सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जिससे अगर ये सारी चीजें आप ये समझ रहे हैं, जब हलंत लगा दे वो चीजें आधी हो जाती हैं, वो वर्ड आधा हो जाता है। जब ये वर्ड आधा हो जाता है तो आप इसका उच्चारण कीजिए, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि का से लेकर के मा तक। ठीक है, पहले तो आप इसको यहाँ पर देखें कितने वर्ड हैं। 1 2 3 4 5। कितने वर्ड है? 5। तो देखिए, सबका उच्चारण स्थान अलग है, क्योंकि सारे वर्ग अलग है, क्योंकि हम 5 प्रकार से इन्हीं व्यंजनों को 5 प्रकार से डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़े स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ देखिए, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होंगे? का से लेकर के मा तक। क्यों होंगे, ये अभी हम देखते हैं। तो अगर पूछेगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 25 होते हैं। 25 होते हैं। देखिए, 5 5 का वर्ग है। इसको क्या कहते हैं, और भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे, इसको कहेंगे का से लेकर के मा तक। यहाँ पर हम लिख लेते हैं का से लेकर के और मा तक को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और कितने होते हैं? 25। अब इसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, पहले इसको जान जाते हैं। और दूसरा, इसको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इसको 2 नाम से जानते हैं, और ये होते हैं 25। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद जानेंगे कि इसको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पहले जान जाते हैं वर्गीय व्यंजन किसको कहते हैं। तो ये 5 5 का आप देख रहे होंगे वर्ग है। 5 का वर्ग है, कैसे है? 5 का वर्ग होता है 25। देखिए, एक लाइन में कितने अक्षर है? 5 का 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5 लाइन है, और एक लाइन में 5 5 अक्षर, तो हो गए 25। इसलिए ये जब 5 का वर्ग है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। टोटल होते हैं 25। अब आ जाते हैं, देखते हैं इसको स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो देखिए, जो जितने वर्ग है जो मुंह में जो हमारे वो है, उसको मतलब जैसे कंठ, तालु, उच्चारण स्थान, ठीक है, ये अलग अलग उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। जैसे इक्का वर्ग जो है, किससे बोला जाता है? ये कौन सा वर्ग है? पहले हम वर्ग को डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसको उच्चारण स्थान को बताएंगे। इसको कहते हैं का वर्ग, इसको कहते हैं का वर्ग, इसको कहते हैं चा वर्ग, इसको कहते हैं टा वर्ग,
और इसको कहते हैं ता वर्ग और इसको कहते हैं पा वर्ग। ठीक है, वर्ग क्यों? क्योंकि ये पहला अक्षर ये अपने वर्ग को बता रहा है, पहला अक्षर अपने वर्ग को बता रहा है, इसी प्रकार सारे अपने अपने वर्ग को बता रहे हैं। यहाँ तक पहले हम जानते हैं, उसके बाद नीचे वाला हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको कहेंगे का वर्ग, इसको कहेंगे चा वर्ग, इसको कहेंगे टा वर्ग, इसको कहेंगे ता वर्ग, इसको कहेंगे पा वर्ग। अब देखिए इनका उच्चारण स्थान कि जब हम बोलते हैं वर्डों को वो मुख से किस स्थान से निकलती है, किस स्थान से निकलती है और कहाँ पर कहाँ से उसका उच्चारण होता है। देखिए जैसे का उच्चारण कहाँ से करते हैं हम? कंठ से करते हैं। देखिए कंठ, जिसको कहेंगे कंठ, कंठ। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगर पूछेगा का वर्ग का उच्चारण स्थान, आप कहेंगे कंठ। अगर चा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछेगा, आप कहेंगे तालु। ठीक है, ये तालु को छूते हुए तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। किसका? चा वर्ग का, तालु से। ठीक है, तालु कहाँ है? मुख के भीतरी भागों को, मुख के कंठ से लेकर के ओष्ठ तक से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो वहीं से सबसे पहले कंठ जो नीचे होता है उसका उच्चारण करते हैं। तो का वर्ग कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग तालु से बोला जाता है, टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से। ठीक है, उसके बाद ता वर्ग जो है दंत से बोला जाता है, ता वर्ग दंत से बोला जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं, ता वर्ग कहाँ से बोला जाता है? दंत से। उसके बाद पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। तो देखिए का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से बोला जा रहा है। तो मुख के अलग अलग हिस्सों से बोला जा रहा है, अलग अलग उच्चारण स्थान से, अलग अलग जगहों से बोला जा रहा है। लेकिन जो का से लेकर के मा तक जितने भी वर्ड है, देखिए मुख के किसी न किसी भाग को छू करके हवा बाहर आ रही है, स्पर्श करके या छू करके हवा बाहर आ रही है। जैसे का कंठ को छू करके बाहर आ रही है, चा तालु को छू करके बाहर आ रही है हवा, टा वर्ग को बोलने में, टा वर्ग को बोलने में आप मूर्धा को छू करके हवा बाहर आ रही है। और देखेंगे ता वर्ग को बोलने में ता जो है दांत को छू करके हवा बाहर आ रही है, पा वर्ग ओठ को छू करके हवा बाहर आ रही है। तो अलग अलग जगहों को छू करके हवा जब बाहर आ रही है, अलग अलग जगहों से उसका उच्चारण हो रहा है, छू तो रही है, तो उसी को छूना या स्पर्श करना, उसी को कहेंगे स्पर्श व्यंजन। देखिए का से लेके मा तक जितने भी वर्ड हैं वो अलग अलग जगहों से उसका उच्चारण हो रहा है, अलग अलग जगहों से हवा छू करके बाहर आ रही है, इसलिए कहेंगे इसको स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहेंगे इसको हम जान गए। अब देखेंगे, अब ये जो का है, का इस वर्ग का प्रथमाक्षर है। कौन सा अक्षर है? प्रथमाक्षर। खा वर्ग है द्वितीय अक्षर, गा वर्ग है तृतीय अक्षर। ठीक है, तृतीय अक्षर। घा वर्ग है चतुर्थ अक्षर और ये क्या है? मा पंचमा अक्षर, पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर। तो आप जब संस्कृत, क्योंकि हिंदी हिंदी की जननी संस्कृत है, तो संस्कृत से हिंदी आई है, हिंदी बनी है, तो उसमें आप पढ़े होंगे माहेश्वर सूत्र, जिसमें कहते हैं यम गणनम नासिका चा। तो यहाँ पर जो अनुस्वार है इसको कहते हैं अनुस्वार, पंचमाक्षर को कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार मतलब नाक से बोला जाता है, इसको अनुस्वार कहते हैं। इसको यमगणनम नासिका च। ठीक है, नाक और च मतलब और भी कहीं से बोला जाता है। जैसे ङ जो है नाक से भी बोला जाता है और कंठ से भी, य जो है नाक से भी बोला जाता है और तालु से, तो इसीलिए कहते हैं इसको नासिका च, इसको कहते हैं अनुस्वार। तो अगर पूछेगा कि अनुस्वार कितने हैं, तो आप कहेंगे पंचमाक्षर ङ ञ ड़ न म क्या है? अनुस्वार है। तो देखिए पूछता है अनुस्वार कितने हैं, तो आप कहेंगे जो पंचमाक्षर है वो अनुस्वार है, अनुस्वार है। ठीक है, अंक आहा अंक जो है वो भी अनुस्वार है, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं उसको तो अयोग वहां में पढ़े थे, ये पढ़ रहे हैं हम व्यंजन। तो यहाँ पर देखिए पूछेगा का पंचमाक्षर का वर्ग का वर्ग का प्रथमाक्षर, तो आप कहेंगे खा। का वर्ग का बोलेगा चौथा अक्षर चतुर्थ अक्षर, तो आप कहेंगे गा। अगर पूछेगा का वर्ग का पंचमाक्षर, तो आप कहेंगे गा। तो ऐसे परीक्षा में घुमा फिरा के पूछता है, आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें पढ़ लेनी है और समझ लेनी है। उसके बाद पेपर में कहीं से भी आए, एग्जाम में कहीं से भी आए, आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे कि प्रथमाक्षर द्वितीय अक्षर तृतीय अक्षर भी हम जान गए। गा पूरा पंचमाक्षर है जो अनुस्वार होता है, और भी जगहों से बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप इतना जान गए, इतना अच्छे से आप समझ गए, तो अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं या रा ला वा। या रा ला वा, या रा ला वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा है अंतस्थ व्यंजन।
ये कहाँ से बोला जाता है? तो इसका है कि जिन वर्डों का उच्चारण आप स्वर और व्यंजन के बीच में करते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच में जब जिन वर्डों का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब होता है बीच में, ठीक है, अंतस्थ का मतलब होता है बीच में। जिन वर्डों का उच्चारण हम स्वर और व्यंजन के बीच में करते हैं उसी को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसको कहते हैं अर्धस्वर भी। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसमें अर्धस्वर भी होता है, बिना स्वर के भी इसको बोल सकते हैं, इसलिए कहते हैं इसको अर्धस्वर। देखिए यहाँ पर देखिए या, र, ला, वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, इसको कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। अब देखिए ये या, र, ला, वा इसको कहते हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है बदलता भी है, इसलिए इनको कहते, क्यों बदलता है? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में इनका उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण होता है। तो देखिए कैसे, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं? या कहाँ से बोला जाता है? या तालु से बोला जाता है, ठीक है। रा कहाँ से बोला जाता है? दंत मूल, दंत मूल उसको कहते हैं वर्ष से, ठीक है। उसके बाद ला कहाँ से बोला जाता है? वो भी दंत मूल से, उसको भी कहते हैं वर्ष से। वह कहाँ से बोला जाता है? वह बोला जाता है दंतोष्ठम, दांत के ऊपरी भाग से और ओठ के निचले भाग से हम क्या बोलते हैं? वाह। देखिए वाह, दांत का ऊपरी भाग टच हो रहा है और ओठ का निचली भाग टच हो रहा है, उसको कहेंगे दंतोष्ठम। वह कहाँ से बोला जाएगा? दंत और ओष्ठ से। अब देख लेते हैं शा, खा, शा, हा। खा नहीं कहते, शा, 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 हा। देखिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऊष्म व्यंजन। क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। तो पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 4, या, र, ला, व। अगर पूछेगा ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? आप कहेंगे 4, श, 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 हा। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों श हैं इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। जैसे ए वाला जो श है इसको कहेंगे तालव्य श, तालु से बोला जाता है। ए वाला जो श है इसको कहेंगे मूर्धा श, क्योंकि इसको मूर्धा से बोला जाता है। और इस सा को कहेंगे दंती सा, क्योंकि इसको दांत से बोला जाता है। हा क्या है? हा को कहेंगे स्वर तंत्र, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, जहां से स्वर निकलता है वहां से हम हा को बोलते हैं। इसको कहेंगे कंठ के भीतर से बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं स्वर यंत्री वर्ड, ठीक है। या काकल्य वर्ड भी कहते हैं। काकल्य वर्ड पूछता है परीक्षा में कौन है? तो आप कहेंगे हाँ, कंठ के भीतर से बोला जाता है। आगे हम देख लेते हैं छत्र, ज्ञ और श्रा। ये कहाँ से बोला जाता है? इसको कौन सा वो कहते हैं, अक्षर कहते हैं? इसको कहते हैं संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, सॉरी, संयुक्त व्यंजन। अगर पूछेगा संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो आप कहेंगे 4। अगर पूछेगा उसमें व्यंजन कितने हैं तो आप कहेंगे 4। अब पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं तो आप कहेंगे 4, ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त मतलब होता है संयुक्त, मिलाकर बनना। तो दो वर्डों को मिलाकर के जब एक नया वर्ड बनता है उसको कहते हैं संयुक्त वर्ड, संयुक्त व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका निर्माण दो वर्डों के मिला करके हुआ है, उसमें दो वर्ड मिल करके उनका निर्माण किए हैं, तो संयुक्त रूप से उनका निर्माण किया गया है, संयुक्त रूप से वो बने हैं, तो उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये बहुत सिंपल है बस, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। हम संयुक्त व्यंजन अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जो आपको हम बताए वहां पर लिखे हैं, जिसको लिखना आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक नजर डाल लेते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग को छू करके, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग को छू करके बाहर निकले उसी को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर का, देखिए का कंठ को छू करके बाहर आ रही है हवा, च हवा तालु को छू करके बाहर आ रही है, टा टा हवा मूर्धा को छू करके बाहर आ रही है, ता जो है दांत को छू करके हवा बाहर आ रही है, और पा ओष्ठ को छू करके हवा बाहर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अलग अलग भागों को छू करके हवा बाहर आ रही है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया। और 5-5 का इसमें वर्ड है, तो इसलिए इसको 5 का वर्ग मतलब 25 है, इसको वर्गीय व्यंजन कहा गया। और पूछता है स्पर्श व्यंजन कितने, तो आप कहेंगे 25 है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। उसके बाद दूसरा कहेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में हो उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ मतलब होता है बीच में। उसके बाद उसको कहते हैं अर्धस्वर। क्यों कहते हैं? देखिए हा स्वर तंत्री व्यंजन है, क्यों है? क्योंकि स्वर जहाँ से बोला जाता है वहां से इसका उच्चारण होता है, इसलिए सारे ऐसे हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। तो देखिए या कहाँ से बोला जा रहा है? अगर कहेंगे कौन सा वर्ग है या, तो आप कहेंगे तालव्य वर्ग है, तालु से बोला जा रहा है। र इसको कहेंगे वर्ष वर्ग, और कहाँ से बोला जा रहा है? दंतमूल मतलब मसूड़ों से बोला जा रहा है, र। उसके बाद ला जो है
इसको भी वर्ष कहेंगे क्योंकि ये भी दंतमूल मसूड़ों से बोला जाता है। व दंतोष्टम, दांत के ऊपर के दांत से और नीचे के ओठ से बोला जाता है, इसको कहते हैं दंतोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम, ऐसा करके सूत्र है। आप सूत्र से याद करेंगे तो सारी चीजें एक साथ याद हो जाएंगी और उसके अंतर्गत बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आप बहुत आसानी से और सही सही लगाएंगे पेपर में। आगे देखते हैं तीसरा, जो है 5 टाइप के हम पढ़े थे ना, तो तीसरा क्या है? तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खा करके, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा मुख से निकले लेकिन रगड़ खा करके, जब रगड़ खा करके निकलेगी तो ऊष्मा पैदा करेगी, गर्मी पैदा करेगी, उसी के आधार पर हम इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों का आप उच्चारण करेंगे तो देखेंगे हवा मुंह में घर्षण करते हुए बाहर आ रही है, गर्मी पैदा करते हुए गर्म हवा मुख से बाहर आ रही है, तो उसको कहेंगे ऊष्म व्यंजन। देखिए कितने होते हैं? 4। शा, खा, शा, हा। शा का उच्चारण था तालब्य, जो कि हम आगे पहले इसके पहले बताए। शा का उच्चारण स्थान मूर्धा, तालब्य शा तालब्य वर्ग, शा मूर्धा वर्ग है, मूर्धन्य वर्ग है, सा दंतीय वर्ग है, हा स्वर तंत्रीय वर्ग है। कहाँ से? स तालु से बोला जाता है, श मूर्धा से, सा दंत से और हा कंठ के भीतर से, इसको कहते हैं काकल्य वर्ड। ठीक है, हम 3 प्रकार के पढ़े। हम कितने प्रकार के व्यंजन पढ़ रहे हैं? 5। पहला पढ़े स्पर्श व्यंजन, दूसरा पढ़े अंतस्थ व्यंजन, तीसरा पढ़े ऊष्म व्यंजन, चौथा देखेंगे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं थोड़ा सा यहाँ हम मिटाएंगे और हम संयुक्त व्यंजन को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर गलतियां बच्चे यही करते हैं। तो देखिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? देखिए छत्र, ज्ञ और शा। कितने होते हैं? 4। अब देखिए संयुक्त का मतलब 2 वर्णों को मिलाकर के बना है। अगर पूछेगा शा कैसे बना है, छा कैसे बना है, तो आप कहेंगे अधक का और शा से मिल करके। देखिए अच्छे से लिख देते हैं, अधक का और शा से मिल करके क्या बना है? छा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। ता कैसे बना? अधक ता और रस को मिला करके बना है त्रा। जा कैसे बना है? आधा जा और या मिला करके बना है ज्ञा। ठीक है, और शा कैसे बना? आधा शा और र मिला करके बना है, हलंत नहीं होगा, मिला करके बना है शा। ठीक है, तो देखिए एक से 2-2 वर्ड मिला करके तीसरे वर्ड का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं छत्रज्ञा को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, 2 वर्डों को मिला करके बना है। एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीका और बताएंगे आपको, बता रहे हैं जो कि गलत नहीं है। कहीं कहीं बुक में वैसे भी लिखा रहता है, तो आप कहेंगे कि आप ऐसे बताए कि वहां पर बुक में इस तरीके से लिखा है, वो गलत है। गलत नहीं है, देखिए प्रूफ कर, हिंदी में जो कुछ भी लिखा है वो प्रूफ के साथ लिखा गया है, वो प्रूफ देती है, वो आपको प्रयोग करके बताती है कि कैसे ये चीज बना है, कैसे ये वर्ड बना है। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको छ का निर्माण ऐसे भी कर सकते हैं, तब बना करके छ बनेंगे। फिर उसके बाद आधा ता, फिर आधा रा प्लस आ, उसके बाद त्रा, आधा 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 जा और आधैया और आ मिला करके क्या बना? ज्ञा। उसके बाद आधा शा, आधा रा और आ मिला करके बना शा। देखिए दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। कैसे सही है? कुछ नहीं किए, जब यहाँ पर हम आपको बताएं कि व्यंजन का मूल रूप क्या होता है, जब उसको हम आधा कर देते हैं, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। लेकिन अगर हलंत नहीं लगा, इसका मतलब इसमें स्वर है। जैसे इसके नीचे हम हलंत नहीं लगा, इसका मतलब इसमें स्वर है, और स्वर कौन सा है? आ। तो वही स्वर को हम अलग कर लिए, इसमें स्वर को अलग नहीं किए, इसीलिए क्या हो गया था, इस तरीके से लिखा गया था, और इसमें स्वर को अलग कर लिए तो इस तरीके से लिखा गया। यहाँ पर हम पढ़ लिए कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और चौथा पढ़े संयुक्त व्यंजन। और एक व्यंजन और बचा है जिसको कहते हैं द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन कितने होते हैं? तो आप कहेंगे द्विगुणी व्यंजन होते हैं 2। कौन कौन से? ड़ा और डा। ठीक है, द्विगुणी व्यंजन, इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अगर पूछता है आपके परीक्षा में प्रश्न द्विगुणी व्यंजन किसे कहते हैं, तो द्विगुणी व्यंजन कितने होता है? तो आप कहेंगे 2। कौन कौन से? डा और ढा। ठीक है, इसको कहेंगे। और इसके मतलब कि
इसको और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे इसको लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो जीभ है इसका उच्चारण करने में जीभ झटके से ऊपर जाएगी और झटके से नीचे आएगी। देखिए ड़ा ड़ा, आप इसका उच्चारण करके देखिए, तो जो जब जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर जाके के फिर तुरंत झटके से नीचे आए, उसी को कहते हैं द्विगुणी व्यंजन। द्विगुण है उसके अंदर, ठीक है। द्विगुणी व्यंजन कितने होते हैं, दो, इसको कहते हैं लोठित व्यंजन। तो हम कितने प्रकार के पढ़े व्यंजन, 5 प्रकार के, और सबके उच्चारण स्थान भी जान गए। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे उच्चारण स्थान है, कैसे हम याद रखें, तो इसका एक सूत्र है, इसका हम प्रॉपर एक वीडियो भी बनाए हैं। तो आप हमारे जो हिंदी का हम जो सीरीज चलाए हैं, वर्णमाला से लेके बहुत बेसिक लेवल से हिंदी को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आप जाएंगे तो सारे वर्डों का उच्चारण स्थान हम एक ट्रिक के माध्यम से, या यूं समझ लीजिए एक सूत्र के माध्यम से आपको बताए हैं। उसमें सारे वर्डों का, चाहे वो विसर्ग हो, चाहे वो अनुस्वार हो, चाहे जिस प्रकार के व्यंजन हो, सारे व्यंजन को जीवा मूल्य से जितने भी वर्ड हैं, सबको हम एक ट्रिक के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से बताए हैं। आप वहां जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए ध्यान से और समझते रहिए। आप कहीं भी डाउट रह गए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही सब्सक्राइब करने के बाद अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लेकर आते रहेंगे इस चैनल पर। तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।